हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका मंजुल भगत की लिखी हुई कहानी कसर। मंजुल भगत जी की प्रमुख विधा कहानी है और इसी से वे साहित्य में प्रवेश करती हैं, परंतु उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। प्रस्तुत है उनकी कहानी कसर, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं इस इलाके का राजा हूँ। यहाँ की एक एक कोठी मेरी है, एक एक ईंट पे मेरा हक बने। ताड़ के तने सा शरीर, उस पर झीनी मैली कुचैली धोती और शायद उसी में से फाड़ कर बनाई गई लत्ती, जो सिर पर पगड़ी के अंदाज में फेंटी हुई थी, जैसे पहनने वाले ने अपनी तमाम इज्जत उसी के सर कर दी हो। दाएं हाथ में 2 किलो वजन की तिरछी कटी झाड़ू, बाईं बाह से बने कोण में समाई कचरे की टुचियल सी टोकरी। नलिनी कॉलोनी में कल ही दाखिल हुई थी। बड़ी तत्परता से गृहस्थी के करघे चरखे संगवाने में जुटी थी कि अचानक इस जमादार ने आकर पल भर में उसका आत्मविश्वास डगमगा दिया। नलिनी दाल बीनते बीनते ठिठक गई। ये संयोग ही था कि इस समय उसके हाथ में अरहर के दानों की थाली थी और वो पल्लू कमर में खोसे उसमें से कंकर बीन बीन कर इधर उधर चितराई जा रही थी। सवेरे के 10 बज चुके थे। इस समय नहाई निपटी नलिनी के हाथों में कुछ भी हो सकता था। सार्थ की इंटीमेसी और पढ़ने का चश्मा, हेयर ड्रायर और बाल घुंघराले करने वाले रोलर या धूप का बड़े से फ्रेम वाला चश्मा और रंगीन छींटदार छतरी, जिन्हें लगाकर जब वो बाहर निकलती तो पड़ोस की मराठी आया उसकी माई को टहोका मारकर कहती, तेरी बाई साहब तो एकदम सनीमा की नटनी माफिक दिखती रे। नलिनी ने सोचा, इस उजट जमादार के सम्मुख यदि उसकी प्रथम छवि कुछ अधिक रौबीली होती तो अधिक अच्छा था। कम से कम फेटा कसे दाल बीनती माता जी की तो नहीं ही होनी चाहिए थी। उसका ये निजी अनुभव रहा है कि उजट गवार किस्म के लोग तभी किसी की इज्जत कर पाते हैं जब वो उनसे सर्वथा हटकर दूर की कोई चीज़ नजर आए। उसने हाथ की थाली एक ओर सरका दी और बिना वजह ही नाक पर पड़ने वाला चश्मा चढ़ाते हुए जरा कलफदार आवाज़ में दरियाफ्त किया, इलाका तुम डाकू हो? जी। जमादार कुछ हतप्रभ हुआ। हाँ, इलाका तो भाई डाकुओं का हुआ करता है। जमादार एकदम पानी के बुलबुले की तरह बुझ गया। अजी नहीं बीबी जी, हम चोर डाकू होते तो भला हमें इन कोठियों में कौन बढ़न देता? फिर इलाका इलाका क्यों कर रहे हो? सीधे से कहो कि तुम्हें हमारे घर का काम चाहिए। जी जी, वही तो कहूँ था कि जी भला हमारे होते होर जमादार को क्यों बुलाओ? अब तक नलिनी को चश्मे में से सितारे से टूटते नजर आने लगे थे। उसकी सिर्फ करीब की नज़र खराब थी, दूर का तो उसे औरों से साफ नजर आता था। आंखों के डॉक्टर से ईगल आइज का खिताब भी मिल चुका था। उसने चश्मा उतार दिया, पर स्वर का उस्तानीपन बरकरार रखा। वैसे नलिनी को यह हरदम महसूस होता रहा है कि वो एक अच्छी अध्यापिका बनते बनते रह गई है। कॉलेज में परीक्षाओं के दिनों में वो कितनी ही लड़कियों से घिरी रहती थी। कभी कभी तो उसकी पढ़ाई हुई लड़कियों के नंबर उससे बेहतर आ जाते। तुम्हारे पास कितने घर हैं? उसने पूछा। जी कोई 35। और तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? जी मुझे और जमादारनी को छोड़कर कोई 10 एक बच्चे हैं। मेरी माँ भी है। गोद के होर जो उंगली पकड़ के चाल लें, उन्हें छोड़ के हम सभी कोठियों में जावें। वैसे मिलने को तो दफ्तरों के काम भी मिले, पर वे तो जी सत्य काढ़ लें। बस जी अपनी कलाई घड़ी से बांध लें। मैं ये कोठियाँ तो भतेरी हैं हमें, अपना राज बुलंद राज। नलिनी ने मन ही मन हथियार डाल दिए। ये तो पूरा गुच्छा बम है, एक के पेट में अनेक। एक आधा हो तो समझा बुझा कर निपट भी ले कोई। नलिनी उठने को हुई कि गुसलखाना धुलवाने को विम सोडा निकाल दे। तभी उसे लगा मानो गली के दूसरे छोर पर बंदूक चल पड़ी हो और उसमें से गोलियां नहीं गालियां छूटी हों। अरे ओ मेरे जले नसीबों के खसम, गन्नू के बापू मेरे दुश्मन, कहाँ को रह गया? मैं ही खटती फिर रही, इबलो एक लेन भी ना हुई नास गए। जमादार एकदम से हंस पड़ा। जी मेरी घरवाली है, जी की भली है, बस जुबान की बैरन है। तभी बंदूक फिर से चल पड़ी, इस बार दूसरी दिशा से। ए मारी ऊँघे के हाँक लगावे, इंगे के घर भी तो पड़े, मेरे पे नहीं होते अकेली पे। बेटी ने माँ के सिर पर सवा सिर रख दिया। जाने कौन सी चक्की का खाते होंगे ये लोग, फेफड़े फाड़ कर रख देंगे तब भी सांस जरा इधर की उधर नहीं होती। नलनी जैसों की तो हफनी चढ़ जाए।
नलिनी अक्सर आकाशवाणी के नाटकों में भाग लेती रही है। ऑडिशन के बाद पहले ही नाटक में वो मिसकास्ट हो गई थी। संवाद के नाम पर 2 सत्रें थीं जो बेहद गंवारू लहजे में चीख कर बोलती थीं। नलिनी जी बोल तो गईं, पर पूरा हफ्ता गला खसखसाता रहा। निर्देशक महोदय निर्देशन देते देते प्रोग्राम ऑफिसर पर झल्ला पड़े थे। भाई मेरे, इन्हें किसने सजेस्ट कर दिया? सुनते नहीं, इनकी आवाज़ केवल रूमानी डायलॉग फुसफुसाने काबिल है। कहाँ ये सीताराम बाजार की रौनक संभालने भेज दिया। तभी से नलिनी एक अच्छी कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बनते बनते रह गई। पिछली गली में अब तक माँ बेटी का जमकर वाकयुद्ध हो रहा था और इधर जमादार नलिनी को याद दिला रहा था कि इस बड़ी बेटी के सिवा उसके अभी 9 बच्चे और हैं। हरी करी सो खरी। नलिनी एकदम से उठ खड़ी हुई और डिब्बी में विम सोडा लाती बोली, एकदम से काम शुरू कर दो आज ही से। जी अच्छा, अब मैं समझ गया आपको, जमादार ने काम शुरू करते हुए कहा। क्या समझ गए? नलिनी ने हैरानी से पूछा। बस जी, दफ्तर का अफसर इसी तरियों काम लिया करे। जनानियों के तरियों ना चिल्ला चिल्ली करे, और डरो भी आप नहीं। आप तो ठंडे ठंडे बोल दो हो कस के। अच्छा अच्छा, काम निपटाओ और जाओ भाई, नलिनी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तभी जमादारनी अपनी आवाज़ समेत खौफनाक हद तक नलिनी के घर के करीब आ पहुंची। अब उसकी आवाज़ उसके घर से लेकर गली के दूसरे छोर तक पहुंच रही थी, इधर तगड़ी और उस मुहाने तक कुछ हल्की। बस मन ने ही ठेक्का ले रखा, मेरी ही टाटरी तोड़ो। सोचते होंगे अक मुर्दे पे के फर्क पड़े, जस 100 मन खाक तस 125 मन। ए दुश्मन, तुझे हलवा खवा रहा क्या कोई? जमादारनी ने किवाड़ उघाड़ दिए और तपाक तड़ाक जमादार से बोलने लगी। चुप कर बेवकूफ़ जनानी, ये बिब्बी तेरी होर बिब्बियों जैसी ना है। इनने दफ्तर में ड्यूटी दे रखी, जानने समझने वाली बिब्बी है यो, समझी? हे भगवान, इस समय कोई मेहमान ना आ जाए। नलिनी सोची रही थी कि जमादार की बात ने उसे हल्का कर दिया, लेकिन कब किया उसने दफ्तर में काम? चलो, जमादार की ये गलतफहमी अगर काम आ जाए तो क्या बुरा है। दूसरे हफ्ते जमादार किसी नए किराएदार को समझा रहा था। अजी, इस गली में एक एक ईंट मारी सामने धरी गई थी। इबी सीमेंट गारा घुलनी लग रहा होगा कि म्हारा पाँव मकान की नींव पे धम्ब सा धसा खड़ा था। फिर भला होर जमादार क्यों कर आ जागा यहाँ? हाँ, किसी जमादार के खीसे में जोर हो तो खरीद भले ले हमसे हमारी गली। मैं 2000 में बेचूं अपना काम। आ जाओ सामने जिसे लेना हो। नए किराएदार भला क्या जवाब देते। सोडा विम पकड़ा दिया चुपचाप। पहली मंजिल पर एक नई किराएदारिन जमादार को तुच्छ समझ उलझ पड़ी थी। जमादार ने नीचे गली में खड़े होकर ऐसी सुनाई थी कि नलिनी के तो कानों के लवे भभक उठे थे। रंगरेजी में गाली देवे, आजा नीचे, देख तेरा जवाई खड़ा। ऊपर वाली ने जमादार का निकृष्ट संकेत सुनकर लपक कर अपनी 6 वर्षीय भोली बिटिया को बालकनी से भीतर खींच लिया था। इस जमादार का कुछ किया नहीं जा सकता? नलिनी ने 2-4 पुराने लोगों से पूछा था। उसने सुना कि एक बार किसी ने सब मोहल्ले वालों के दस्तखत करवाकर अर्जी कमेटी को देनी चाहिए थी। भनक पड़ते जमादार ने एक एक घर जाकर माफ़ी मांग ली थी और पूरा पखवाड़ा दबे पांव चला और दबे बोल बोला था। बात आई गई हो गई थी, कोई भी पूरे दिल से फजीहत में नहीं पड़ना चाहता था। कुछ रोज पश्चात जमादारनी गन्नू की गोनियाई आई बहू को लेकर आ गई। बड़ी तीखी धज थी नई नवेली की। भकाभक लाल नायलोन की जुराब, उस पर चांदी की बजनी पायजेब, पीली पन्नी की सैंडल, शोक सलवार कमीज में उतरा हुआ इकहरा लड़कपन का मारा शरीर, रेशमी घूंघट में से झांकती घनघोर कजरारी आंख ने उसे बरबस अपनी ओर खींच लिया। क्या नाम है तुम्हारा? नलिनी ने पूछा। नाम बोल रही, सास ने कहा। वो चुप रही। नाम के होता बस लज्जो ही है जी, सास ने बतलाया। कितनी बहनें हैं तुम्हारी? सिर्फ कुछ कहने के लिए नलिनी ने फिर पूछा। बाहर पूछें, अक कै हैं? सास ने प्रश्न का अनुवाद किया। वो फिर चुप रही। अजी कै होती, बस एक और है, इसकी माँ की चलती कोख बंद करवा दी थी इसके बाप ने, ऐसा मती का मारा है इसका बाप, सास ने बखाना। ये चांदी की हंसली तुम्हारी सास ने दी है? नलिनी ने फिर पूछा। इस बार लज्जो जोर से नहीं में सिर हिलाया और बरबसी उसका बोल फूट पड़ा। महतारी ने। अरे महतारी के गहने के बखाने, वह पजेब न बताई जावे जो टखने पे अटका रखी। इब लो तो उसका कर्जा भी न पूरा, चल इब कह दीदे मटकान लग रही।
लज्जो ने उगड़ी आंख का बागपन ही दुपट्टे में नहीं छिपा लिया, उसकी सुहासी नाक भी पर्दे में चली गई। जमादारनी ने लज्जो को शीघ्र ही काम में डाल दिया। बहू के साथ उसकी बड़ी बेटी नन्नू आने लगी। साफ खुलता हुआ रंग जरा सा छेड़ देने पर नन्नू के गालों के गड्ढे ढुलमुलाने लगते। वो बात बात पर भाभी से चुहल कर मुस्कुराने या गुनगुनाने लगती। ये वही लड़की है जो माँ से झगड़ते झगड़ते शाम कर देती थी, नलिनी सोचती। लज्जो भी हम उम्र का साथ पाकर खुल गई थी। उसने ही बातों बातों में नलिनी को बताया कि उसकी ननद ब्याहगी है, अब गौनियाई जाएगी ससुराल। एक चीज़ देखने लायक है, जब से भाभी घर में आई हैं नन्नो दिन पर दिन निखरती जा रही है। रंग किसी के चढ़ा है और रूप किसी के। नलिनी पड़ोसनों से मजाक करती। हाँ जी, माँ के साथ तो नन्नो कड़वी ककड़ी बन गई थी, कोई कहती। अच्छा है अगर इधर यही दोनों काम पर आती रहें तो। माँ बाप का नज़ला दूसरी लेन में ही ढलता रहे तो समझो जान बची, नलिनी कहती। एक दिन लज्जो बोली, अजी बीबी जी, नन्नो तो सोवे भी मेरे ही धोरे है, छोड़े थोड़े ये मुझे, न रात देखे न दिन। इसकी गलजोट कर रखी है मेरे साथ, जैसे ढोरों की करें। कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। और बेचारा गन्नू, नलिनी से रहा ही न गया। लज्जो मुंह फेर कर और भी हंसने लगी। नन्नू ने पल्ला नाक पर रखते हुए कहा, वो रिजाई की पलरी तरफ सोवे है, इसी के मैके से आई थी, इतनी बड़ी रिजाई, पूरा तंबू है जी। ननद के अत्यधिक स्नेह के बावजूद लज्जो ने शीघ्र ही दुपट्टा मुख पर से हटा पेट पर फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसका दुपट्टा रोज़ रोज़ छोटा ही पड़ने लगा। पेट के उभार के साथ साथ लज्जो के चेहरे की लुनाई भी बढ़ती गई। नन्हों का गुनगुनाना और खिल उठा था। वो माँ को अक्सर मुंडेर पर बैठी रंभा हो गाती मिलती। बस इब सासरे भेजूंगी इसे, हर बखत भावच के नाड़े से बंधी रहवे, इसी से तो यो भी ढेर इतरान लग रही। जमादारनी की कुढ़ी हुई आवाज़ गलियों की दुनिया नापती भोंपों सी बज उठती। जमादारनी, तू अपनी बहू को कभी पीहर क्यों नहीं भेजती? मुलाकात होने पर नलिनी पूछ बैठी। पलते बढ़ते पेट को लेकर लज्जो को काम में खटते देख उसका मन पसीज उठता। खेती और खसम सेती दूर रह के भी होवे भला, अपने घर बार की होगी तो घर बार ही रहना चाहिए। पर जमादारनी, नई ब्याहली बहू बेटियां तो आती जाती ही अच्छी लगती हैं, कभी मैके तो कभी ससुराल। नलिनी ने पीछा न छोड़ा। अजी हम जावें भला, बुढ़े हो गए, फिर भी वह दुश्मन छुड्डा जावे भला। कहा करे ना, साजन छुड्डे रंग संग तब भी सौकाज का। होर सुनो, थारे काम आवेगा बाप का धाम छुड्डा रहे अन्य के गाम। सो खसम भी इंगे और धंधा भी इंगे, फिर ऊँघे के काम है जी। जमादारनी ने झाड़ू एक और पटक नलिनी से पूछा। नलिनी को लगा वो कक्षा में सबसे पिछली बेंच पर बैठी ढपोर शंख छात्रा है और जमादारनी सख्त अध्यापिका। तो फिर इसे भी ससुराल भेजना, नन्हो भी तो जवान हो गई है, नलिनी ने पूछा। भेजूंगी जी, कोरे हाथ थोड़े ही हाँक दूंगी, थोड़ा घना कुछ जोड़ जाड़ लेवें जी। जमादारनी का सुर नर्म पड़ गया। इसके बाद जमादारनी का पल्लू भी पेट पर छोटा पड़ने लगा। अब वो नन्हों को रोटी पानी करने घर छोड़ाती और स्वयं बहू के साथ रहती। लज्जो का घूंघट वापस मुंह नाक लपेटे रहता, पेट तो यूं भी अब उसमें ना समाता। लज्जो की चुहल भी जाती रही, बोझ से कराहते से कदम उठा उठा कर हौले से रखती। जमादारनी की आवाज़ पेट में बढ़ते बोझ से बेखबर गूंजती रहती। ये क्या करतूत कर ली? नलिनी ने एक दिन उससे टोक दिया। बस जी, मुंह में दांत न पेट में आत, पर राम जी की करनी को कौन रोक सके। सारा जिम्मा राम जी पर डाल जमादारनी झाड़ू पटक इत्मीनान से बैठ गई। नेक सी चाय पिया तो बीबी जी थारा भला हो, आज तो मूड पिरावे मेरा, उसने फरमाइश की। नलिनी ने उसे भी चाय दी और स्वयं भी एक प्याली थाम कर पास ही कुर्सी पर बैठ गई। चुस्की लेते लेते जमादारनी बड़े भेद भरे अंदाज में उससे पूछ बैठी, अच्छा जी आप बता सको अक मुझे कौन सा महीना चढ़ लिया होगा? मैं? नलिनी हैरान रह गई। हाँ जी, पढ़े लिखे हो, अंदाजा लगा सको? तू भी एक ही बावली है, माँ तू बनने जा रही है और महीने मैंने गिन रखे हैं तेरे। नलिनी जोर से हंस पड़ी। पल भर को जमादारनी नाराज हो गई। अच्छा नन्हों ते पूछूंगी। क्या? हाँ जी, पिछली बेर जब मैं कपड़ों से हुई थी तो चूल्हा उसी ने बाला था, मोहल्ले से किसना की बारात गई थी ऐसा याद पड़े। जमादारनी उठ खड़ी हुई। नन्हो अब लज्जो के साथ नहीं आती? नलिनी ने पूछा। नहीं जी, मैं तो उसे अब सुलाऊं भी अपने ही धोरे हूँ,
जुआन बेटा बहू आपस में बोलने तो धींगड़ी धोरे थोड़ी छोड़ी जाए। नलनी की दृष्टि जमादारनी के पेट पर फिसल गई। तू नन्नो कब सकुशल भेज दे, उसने कहा। बिगर लत्ते जोड़े के नंगी, जमादारनी ने चमक कर पूछा। फिर जोड़ा, अजी आप जमादार को यूं ही समझो, अधद शेर के तो पाँव के कड़े बनने दे रखे। कब तक बनेंगे? बने धरे वे तो जब खीसे में नावा होगा ठा लावेंगे। और तब तक नन्हो यहीं रहेगी। इब घर में कारज भी तो आ रहा, गन्नू की बहू का जापा भी इंगे ही करवावे चाह रहा। क्या करूं, सभी बेशरम हो रहे, मेरा भी तो मुश्किल बखत आ रहा, ऐसे में धी बेटियां ही तो काम आवें। लज्जो सौरी में गई तो नन्नो फिर से माँ के साथ आने लगी। नन्नो एक घर का कूड़ा फेंकती और बैठकर पाँव के नाखून मांजने लगती। माँ पूरे दिन लेकर तोप सी दगती फिरती। अजी पोता हुआ, थोड़ी घनी बख्शीश दो, बहू ने दूध घी खवा दूँ। किसी ने बख्शीश तब दे दी, किसी ने कहा लज्जो के काम पर लौटने पर देंगे। अजी लज्जो थारी बख्शीश खातिर इंगे बैठी रहेगी, मैके ना जावेगी। वह देवेंगे नहीं कुछ नाती को देख के। इत तो लेने का बखत आया और तुम उसे इंगे बैठाओ। 15वें दिन लज्जो बच्चे को लेकर पीहर चली गई और 40 दिन पूरे कर ससुराल लौट आई। इस बीच नन्हो काम पर आती तो रही, पर उसका अधिकांश समय मुंह में दूध का तिनका डाल उसे चबाते और दूर कहीं ताकते रहने में बीत जाता। उसका अल्हड़पन गायब हो गया था। आंखों में गहरा सा भाव सघन होकर थम गया था। माँ सौरी में चली गई तो नन्हो अपनी छोटी बहन के साथ काम पर आती। छोटी बहन की अटखेलियाँ भी उसे ना छूती। तू तो रंबा हो गावे थी, इब के सूंघ गया, छोटी माँ के लहजे में पूछती तो नन्हो मुंह फेर लेती। कुछ दिन पश्चात लज्जो भी आने लगी, पर नन्हों के लिए सब एक सा ही था। भाभी की चूहल, बहन की अटखेलियाँ और माँ की फटकार। भाभी उसकी गोद में भतीजा डाल गुसलखाने धोती रहती। नन्हो बच्चे के माथे पर पुते काले डिठने को बिटर बिटर ताकती रहती। कभी कभी हल्के से मुस्कुरा भी देती, कोई पटाखा जलकर राख हो गया हो जैसे। नन्हो, तू अपने दूल्हे से मिली है? नलनी ने पूछा। नन्हो ने जिह्वा को तालू से सटाक बजाकर निर्लिप्त सा उत्तर दिया। एल्लो बीबी जी, गोने से पहले भला कोई आदमी से मिला करे है? लज्जो आंख मिचमिचाकर हंसती। कब करोगे आखिर इसका गौना? नलनी खींच उठी। इभी तो हम सारे दो दो जचगियों से निपटे हैं, कर ही देवेंगे जी, लज्जो ने बड़ी बड़माँ की तरह कहा। कुछ रोज बाद जमादार अकेला आया और झाड़ू पटक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इलाके के राजा वाला रुआब गायब था, हारे हुए जुआरी की सी छवि थी। क्या बात है? नलनी ने उसे भौचक सा देखते हुए पूछा। मैं कसम खाऊं बीबी जी, अगर जो यह बात सच ठहर गई तो मैं गड़ासे से सबके सिर उड़ा दूंगा, उसने कहा। क्या बौरा गया है क्या? अरे किसके सिर उड़ा देगा? उसी नन्हों का, उसकी माँ का और अपनी सारी छोटी बेटियों का, जमादार बोला। नलनी अब भी उसे भौचक तके जा रही थी। इतने में जमादार साष्टांग दंडवत की मुद्रा में उसके पांव पर गिर पड़ा। जमादार के शरीर की लंबाई ने पूरा बेड़ा नाप लिया। कदम पीछे हटाकर नलनी ने डपट कर कहा, कुछ कहोगे भी? जी आप परले लेन वाली डाकदरनी जी को जानो हो? उसने थूक गटकते हुए कहा। हाँ, क्या हुआ जमादारनी को? बेटा बधाई हो, ठीक तो है? अजी वाह तो चंगी है। लज्जो और बच्चा वे भी चंगे हैं जी। फिर बीबी जी नन्हों को एक बेर दिखला देती जी, कहकर जमादार उठ गया और हाथ जोड़कर जमीन की ओर ताकने लगा। नलनी उसकी मुद्रा देखकर स्तब्ध रह गई, फिर उल्हाने के स्वर में बोली, उसका गौना तुमने नहीं किया? बस जी 5 जोड़े लत्ते इकट्ठे करूँ था, 3 तो सिमवाए धरे, 2 की कसर रह गई थी। ठीक है, उसे अपनी भाभी के साथ मेरे पास भेज दो, दिखला लाऊंगी। क्यों पराई बेटी पे राज खुलवाओ हो? अरे पर उसके बराबर की तो है, कुछ बताएगी सुनेगी तो उससे कि तुमसे? जो थारा हुक्म बीबी जी। जमादार हाथ जोड़े जोड़े ही चला गया। डॉक्टरनी ने नन्हों के 2 माह का गर्भ बता दिया। सुनकर लज्जो छिटक कर अलग जा खड़ी हुई। कुछ कहा इसने तुमसे? नलनी ने लज्जो से पूछा। अजी ऐसा कुकर्म, ऐसा गंदा काम हमने तो कदी ना जाना ना बूझा, लज्जो ने बड़े पारसाई अंदाज में कहा। उसका ननद से पुराना साख्य भाव न जाने कहाँ मिला गया। तुम इसकी भाभी हो, इसका साथ दो, डॉक्टरनी ने भी कहा। अपने आदमी से मिली थी कभी तू नन्हो? नलनी ने पूछा तो नन्हो ने एकदम पलट कर पीठ कर ली। तालू से बचकर छोटा सा उत्तर आया। इसमें लाज कैसी, आखिर वो तुम्हारा आदमी है, डॉक्टरनी ने कहा तो लज्जो ने तड़क कर जवाब दिया।
अजी गौने से पहले कोई आदमी से मिला करे। देखो लज्जो, ये जानना होगा कि नन्हो जिस लड़के से मिलती रही है वो कौन है और क्या इरादा रखता है। तुम तो जानती हो अपने ससुर को। नलिनी ने समझाया। क्या करेंगे उस लड़के के बारे में जान के जी, आदमी तो एक ही माना जावे, खास शादी वाला। लज्जो बोली। देखो भाई, अगर इसे वहीं इसकी ससुराली भेजना है तो फिर तुम भाई भावज इसके साथ किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ। आजकल कोई बहुत पूछताछ नहीं करता, वो इसकी सफाई कर देंगे, पर देर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरनी ने उन दोनों को डपट कर अपना फैसला सुना दिया। वे दोनों चली गईं। कुछ ही रोज बीते होंगे कि जमादारनी नन्हों को साथ लिए आई। नन्हों की गोद में नया नन्हा सा भाई था। बधाई हो, नलिनी ने जमादारनी से कहा। वो तुरंत री आने लगी। री बिब्बी री, जमादार तो गंडासा लियो फिरे, उसे क्यों कर कही जावेगी इस करमजली की करतूत। किसी का नाम बतलाया इसने तुम्हें? नलिनी ने पूछा। इब के बतावेगी जी, जमादार से आप भी नट जइयो जी कि डॉक्टरनी ने कुछ बताया, पर इसकी सफाई तो करवानी पड़ेगी। नलिनी ने हारी सी आवाज़ में समझाने का प्रयास किया। ना जी, वो दुश्मन तो सब जान जावेगा। फिर इसे साथ क्यों लिए फिर रही है? अजी चौकसी तो मुझी को करनी पड़ेगी, आखिर बेटी की जात। लो हीरा लुट गया और कोयले पर छाप, कौन मगज मारे तुमसे। नलिनी बुड़बुड़ाती हुई अंदर चली गई। 2 हफ्ते तक जमादार परिवार गली में सिर झुकाए आता जाता रहा। खास तौर से नलिनी के सम्मुख पढ़ते ही वे नरमी और अदबी के पुतले बन जाते। अजय, इन लोगों को तो आपने एकदम भेड़ा बना लिया। कौन सा मंत्र फूंक दिया, जरा हमें भी तो बता दो। पड़ोस की औरतें नलिनी से कहने लगीं। फिर जमादार लोग बिना कहे सुने 2 रोज़ की छुट्टी कर गए। 2 रोज़ बाद अचानक जमादार की बुलंद आवाज़ पूरी गली में गूंज गई। अजी, मन ने 100 दफ़े कह दी, एक कचरे में पानी ना डाला करो, भला हमारे सारे कपड़े गंदे हों, सड़े गले छींटे हम पे पड़ें, तभी तो हम बीमार हों। और ये फुट्टल बलब परे धरा करो, मारा हाथ कट जाता तो मैं नहीं ठाऊंगा तुम्हारे कंच पंच। और जी, किसी दूसरे ने बढ़न भी नहीं दूंगा इन कोठियन में, ये भी सोच लो। गली के दूसरे मुहाने पर जमादारनी सलवार ऊंची किए कचरे की टोकरे के समीप खड़ी चीख रही थी। कांगू रह गया रे दुश्मन। वही पुरानी बेफिक्र तान थी। नलिनी के घर लज्जो पहुंची तो उससे रहा ना गया। नन्हों का क्या बना? गई ससुराल। वो कैसे? बस मारे आदमी ने बाकी के 2 सूट सिलवा दिए थे, गहना भी ठा लाया था, दुकान पे थे। तभी जमादारनी भी आ पहुंची। वही पुराना सिपह सालार का रूप था। सुना है नन्हों का गौना कर दिया? होर जुआन जहान बेटी का क्या करते? उसने डपट कर पूछा। उसकी सफाई? कहाँ की सफाई? सवाल आया तो नलिनी चुप रह गई। 7 माह पश्चात जमादार पूरी गली में दंदनाता फिर रहा था। अजी, बख्शीस इनाम दो कुछ, नाती हुआ नन्हों को घी दूध पिलाऊंगा। इस गली में तो सारे के सारे ऊपर तले कंजूस आके बस गए, मुझे क्या खबर थी, नहीं तो मैं कोई दूसरी गली ना ले लेता। उसकी घनघनाती आवाज़ जतला रही थी, गली जैसे उसने खरीद रखी हो। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी कसर। ये कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में 5 जून 1983 में प्रकाशित हुई थी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।